हाँ, एमपीपीएससी 2025 का जो मेंस होने वाला है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उस विषय पर मैं सेशन ले रहा हूं। तो 2 सेशन में ले चुका हूं। फर्स्ट डे मैंने बताया था कि ओवरऑल रणनीति क्या होनी चाहिए, जो भी स्टूडेंट 2025 का मेंस लिख रहे हैं उसमें क्या ओवरऑल रणनीति उनको अपनानी चाहिए जिससे उनका मेंस बेहतर तरीके से जाए और अच्छे मार्क्स मिले और उनका सिलेक्शन हो जाए। तो फर्स्ट डे मैंने ओवरऑल रणनीति बताई थी। सेकंड डे मैंने 2 मार्कर्स और 7 मार्कर्स को लिखने का क्या सही तरीका हो सकता है, क्या उसमें हमें सावधानियां बरतनी है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्कर्स 7 मार्कर्स में, तो वो सारी चीजें मैंने बताई हुई थी। और आज मैं बताने वाला हूं 11 मार्कर्स को 10 मार्कर्स को लिखने के तरीके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि हमें क्या लिखना है। जैसे उसमें आ जाता है समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, विवेचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए, है ना। इस तरह के टर्म यूज होते हैं। तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। हालांकि एमपीपीएससी में ज्यादा इस चीज का ध्यान नहीं दिया जाता, यूपीएससी में बहुत ध्यान दिया जाता है क्योंकि एमपीपीएससी में चेक करने वालों को ही नहीं, कई ऐसे चेक करने वाले हैं तो उनको नहीं पता कि आलोचनात्मक मूल्यांकन में क्या लिखना है और विवेचना में क्या लिखना है, समालोचना में क्या लिखना है। तो चेक करने वाले को ही नहीं पता कई बार, तो वो तो सब है ना एक जैसी समझता है और वो कॉपी चेक कर देता है। लेकिन यूपीएससी में इसका खास ध्यान रखा जाता है। लेकिन अभी जो चेक करने वाले लोग आ रहे हैं वो थोड़ा सा टैलेंटेड लोग आ रहे हैं क्योंकि ऑन स्क्रीन चेकिंग होती है। पहले बड़े बुजुर्ग लोग आते थे, है ना, बड़े बुजुर्गों को चेक करने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं, अब बहुत ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं है चेक करने वाले, बहुत युवा भी नहीं है ना, प्रौढ़ अवस्था वाले आ रहे हैं और वो थोड़ा सा टेक्निकल हैंड होते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण होते हैं, पारंगत होते हैं, है ना, और टैलेंटेड भी हैं। तो ऐसे लोग आज चेक कर रहे हैं कॉपी, तो उनको पता रहता है कि भाई इसमें क्या मैटर आना चाहिए। ठीक है, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे खास तौर से। ये कॉपी जो पिछले बार मॉडल कॉपी जारी की गई थी आयोग द्वारा, वो यहाँ पर मैंने अपलोड की हुई है। तो ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं, इसमें रोल नंबर का हुआ है और ये रोल नंबर आपको वैसे फिगर में लिखना है और ये लिख करके फिर इसको फिल करना है, गोले भरना है। तो ये तो बहुत कॉमन चीज हो गई। क्या होता है हाँ, तो ये तो वही है। इसके बाद इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस तो खैर पता है आप लोगों को, एक बार देख लेना। और फिर जो है ये देखो 2 मार्कर्स का जो क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4 लाइन दी गई। ये यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन की 2 लाइन दी गई है और फिर इसमें आंसर की 4 लाइन दी गई है, 1 2 3 4 ये। ठीक है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो 2 मार्कर्स है उसके लिए 4 लाइन दी जा रही है, 7 मार्कर्स के लिए 11 लाइन दी जा रही है ना। तो ये हो गया 2 मार्कर्स का। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो ये है, ये 7 मार्कर्स देखिए, है ना। तो इसमें 3 लाइन दी गई है क्वेश्चन की और फिर जो है ये देखें आपको 11 लाइन दी गई, यानी एक पेज में 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 के आंसर लिखना है ना। ये 11 लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ तक 11 लाइन है और आधा पेज है, मतलब एक पेज में 2 आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो 10 मार्कर्स में आप देखेंगे तो
पहला जो पेज आता है उसमें 21 लाइन दी गई है ना। पहले पेज में 21 लाइन है और दूसरे में 24 लाइन। ये देखिए, प्रश्न के लिए यहां पर 4 लाइन दी गई है और ये पूरा पेज है, क्योंकि यहां पर प्रश्न रहेगा पहले पेज में, इसलिए इसमें लाइन कम है। और ये लाइन मैंने गिनी है तो ये 21 लाइन है यहां तक, और इसमें स्पेस थोड़ा सा कम है बीच में। लेकिन दूसरा जो पेज रहेगा 10 मार्कर्स का, उसमें थोड़ा स्पेस यहां पर बढ़ा हुआ है। और टोटल जो लाइन इसमें आएंगी दूसरे पेज में वो आएंगी 24 लाइन, 21 और 24, है ना। तो इस तरीके से ये मॉडल कॉपी मैंने यहां पर दिखाई है ना। आगे बात समझ में, मैंने कल ही वैसे बता दिया था कि कितनी लाइन दी जा रही है मॉडल कॉपी में, है ना। तो ये है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें पहले पेज में 21 लाइन है और दूसरे पेज में 24 लाइन है। और 7 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बताया है, उसमें पहले पेज इसमें एक पेज में 2 क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं और एक जो क्वेश्चन है 7 मार्कर्स का उसमें 11 लाइन दी गई है और 2 मार्कर्स में जो है 4 लाइन दी जा रही है ना। तो ये हो गया इस तरीके से मॉडल कॉपी के बारे में, है ना। आप क्या करें कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ निकाल करके, प्रिंट निकाल करके इसी में आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ना। एथेंटिक है ये, इसी में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है उसका फायदा मिलेगा। आप किसी भी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ, इसके बाद फिर 11 मार्कर्स को हम कैसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं जिससे हमें मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, उसके कुछ तरीके यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। जैसे 2 मार्कर्स के लिए मैंने बताए थे, 7 मार्कर्स के लिए बताए थे, वैसे ही 10 मार्कर्स के तरीके इसमें लिखे हुए हैं। मैंने 7 मार्कर्स में भी बताया था कि क्या हमें क्रम अपनाना है लिखने का, वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है कि हमें जो है पहले लिखना है 2 मार्कर्स, पहले हमें 2 मार्कर्स लिखना है, फिर 7 मार्कर्स लिखना है, नहीं सॉरी इसमें उल्टा हो गया, 2 मार्कर्स फिर 10 मार्कर्स फिर है 7 मार्कर्स, है ना। जो मैंने कल तरीका बताया था वही तरीका है। 2 नंबर के पहले क्वेश्चन आपको लिखना है, फिर 10 नंबर पे आ जाना है, फिर लास्ट में जो है आपको 7 मार्कर्स लिखना है। वो भी मैंने बताया था कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको रहते हैं 10 मार्कर्स जो आपको अच्छे तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो उनको हम बीच में कुछ 7 मार्कर्स लिख सकते हैं। तो वही बात लिखी है कि ऐसे 10 मार्कर्स जो आपको अच्छे तरीके से नहीं आ रहे हैं, उन्हें उन 7 मार्कर्स के बाद लिखें जो आपको अच्छे तरीके से बन रहे हैं, और सबसे बाद में आपको 7 मार्कर्स लिखना है जिनके बारे में आपको जानकारी बहुत कम है, एंड में, है ना। और कई ऐसे 7 मार्कर्स रहेंगे, तो 1-2 तो ऐसे रहेंगे जिसमें मैटर आपको कम आएगा, तो उसमें क्या तरीका अपनाना है कि उसमें डायग्राम से ज्यादातर हमें एक्सप्लेन कर देना है। डायग्राम बना के आ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। कुछ डेटा लिख दिया, कुछ डायग्राम बना दिया, कुछ फैक्ट लिख दिया, तो उससे क्या है 7 में से 2-3 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, है ना। लास्ट में जो है, लास्ट में 1-2 मिनट आपको मिलेंगे, तो उसमें जो है कुछ क्रिएटिव काम करके आ जाएंगे 7 मार्कर्स के उसमें, तो आपको जो है कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये आपको एंड में ही करना है, पहले आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, चाहे वो 2 मार्कर्स हो, चाहे वो 7 मार्कर्स हो, चाहे वो 10 मार्कर्स, जो आपको अच्छे ढंग से आ रहे हैं। जो आपको कम आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, उनको सबसे लास्ट में करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 मार्कर्स जो हैं, कुछ ऐसे 2 मार्कर्स रहेंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, तो उसको आपको जो है नहीं लिखना है, उसको पूरी तरीके से आप छोड़ देंगे तो ज्यादा फायदे मिलेंगे। क्योंकि उसमें अगर कुछ लिख के आएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा, है ना। क्योंकि गलत लिखेंगे, लिखने में आपका समय जाएगा और इंप्रेशन भी खराब होना है, इसलिए जो है उनको पूरी तरीके से छोड़ना ज्यादा बेहतर माना जाता है।
फिर इसमें लिखा है कि अगर 10 मार्कर्स जो है अथवा में दिए गए हैं तो क्वेश्चन की हेडिंग लिखना जरूरी होती है। ज्यादातर फर्स्ट जो सेकंड पेपर होते हैं उसमें जो है हेडिंग में रहते हैं। तो मतलब 2 क्वेश्चन दिए गए हेडिंग में, मतलब अथवा में दिए गए, मतलब 2 क्वेश्चन दिए गए, एक क्वेश्चन दिया उसके अथवा में, दूसरा क्वेश्चन दिया है, तो उसकी हेडिंग लिखी जाती है कि आप कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। हेडिंग में क्या है कि पूरा आपको नहीं लिखना। जैसे उसने पूछ लिया कि 73 संविधान संशोधन को समझाइए, तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल लिख देंगे 73 संविधान संशोधन, बस। ऐसा क्यों किया जाता है कि पता चला कि दोनों ही क्वेश्चन 73 अमेंडमेंट के उसने दे दिए, कभी ऐसा हो सकता है, और आपने हेडिंग नहीं लिखी है, तो आपको उसको कैसे समझ में आएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में उसको मेंशन करना पड़ेगा कि 73 अमेंडमेंट में क्या आप लिख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। 73 अमेंडमेंट की गुण दोष आप लिख रहे हैं, या 73 अमेंडमेंट की उपयोगिता लिख रहे हैं, या प्रावधान लिख रहे हैं, तो उसमें जो मेंशन हो क्वेश्चन में वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि एग्जामिनर को, चेक करने वाले को समझ में नहीं आता है कि इसने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि 2 क्वेश्चन है और 2 में से एक आपको लिखना है? नहीं, अथवा लिखने की, अथवा थोड़ा और लगता है, आप हेडिंग लिख दो, जो क्वेश्चन की हेडिंग मेन जो वर्ड है उसको लिख दो बस। कई लोग क्या करते हैं उसमें चिन्ह लगा देते हैं कई लोग जो है, जैसे वो 2 उसमें दिए हैं, उसमें एक में निशान लगा देंगे जिसको लिखने वाले हैं, है ना। तो ये गलत तरीका होता है, ऐसा नहीं करना है। निशान लगाना मतलब एक, कभी वो पहचान चिन्ह के रूप में उसको स्वीकार कर ले कि देखो उसने निशान लगाया, इसका मतलब कुछ पहचान छोड़ा है और कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए जो है आप सीधा क्या करें, जो क्वेश्चन आप लिखना चाह रहे हैं उसकी हेडिंग आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे 10 मार्कर्स का जो आंसर होता है उसको 3 भागों में बांट करके लिखा जाता है। 7 मार्कर्स का जो आंसर होता है उसमें 3 पार्ट नहीं होते, मतलब आंसर के 3 पार्ट होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। उसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है प्रस्तावना का होता है, फिर मुख्य भाग होता है और फिर उसका निष्कर्ष होता है। ये 3 भागों में हमारा आंसर बटा होता है। लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। प्रस्तावना, देखो इसमें मैंने ये भी लिखा है कि प्रस्तावना कितने शब्द की होनी चाहिए और कंक्लूजन, निष्कर्ष कितने शब्द का होना चाहिए, है ना। इसमें अगर आप लाइन देखेंगे तो ये है 3 से 4 लाइन, 3 से 4 लाइन, और ये है 2 से 3 लाइन, अगर लाइन के हिसाब से हम देखेंगे तो। प्रस्तावना और निष्कर्ष जो है इस तरीके से आपको लिखना है, और ये जो मुख्य भाग है, बाकी जो बचे हुए शब्द है वो मुख्य भाग में आते हैं, यानी 130 शब्द आपको इसमें लिखना है। प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से जो है इसमें लिखा जाता है, जो चीज आपको पूछी गई है उसको आपको लिखना है। गुण पूछे गए हैं, दोष पूछे गए हैं, लक्षण है, विशेषताएं हैं, है ना, महत्व है, भूमिका है, जो भी है, आलोचनात्मक परीक्षण है, जो भी पूछा गया है तो उसके हिसाब से आपको जो है वो मुख्य भाग में देना होता है, और ये मेन होता है, मतलब इसी के आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं। प्रस्तावना, निष्कर्ष जो होता है वो थोड़ा सा आपको अलग करता है अन्य से, क्योंकि ये तो कॉमन ही चीज रहती है, इसमें आप ज्यादा, मुख्य भाग एक्चुअली गलत लिखा, मुख्य भाग है ना, ये मुख्य भाग जो होता है वो लगभग कॉमन रहता है, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है ना। जैसे उसने पूछा भाई मौलिक अधिकार की उपयोगिता बताइए, तो अब उसकी उपयोगिता लगभग कॉमन ही होगी, सभी वही लिखेंगे, ज्यादा उसमें अंतर नहीं आएगा। अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है प्रस्तावना, निष्कर्ष में, और ये मौलिक होते हैं, मौलिक होने चाहिए। प्रस्तावना से चेक करने वाला नंबर देने का मन बनाता है, और निष्कर्ष पढ़ करके नंबर देता है ना, मतलब माइंड सेट वो प्रस्तावना से कर लेता है कि इसको नंबर कैसे देना है ना। वहां से जो है वो माइंड सेट उसका हो जाता है कि भाई अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा लिख रहा है, उसकी शैली अच्छी है लिखने की, तो वहां से उसका मन बन जाता है। फिर पढ़ते पढ़ते आगे जब निष्कर्ष तक आता है, निष्कर्ष पढ़ लेता है, उसको पढ़ने के ठीक बाद वो नंबर देता है
उसमें आपने खुश कर दिया उसको तो मिल गए अच्छे नंबर, है ना। अब बात ये आती है कि भाई हम प्रस्तावना में क्या लिखें, निष्कर्ष में क्या लिखें। प्रस्तावना में क्या होता है कि किसी चीज का कोई भी जो आंसर हम लिखने जा रहे हैं उसका वो फ्रेमवर्क होता है ना। मतलब आपके आंसर की झलक आपके प्रस्तावना में होना चाहिए, है ना। प्रस्तावना और अर्थ अलग अलग होते हैं। बच्चे नहीं समझ पाते कि प्रस्तावना में क्या लिखना है और अर्थ में क्या लिखना है ना। जैसे हम कहते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम बताते हैं भाई हम ये है ना। तो मैं कौन हूं मतलब ये प्रस्तावना में बताया जाता है। मैं क्या हूं मतलब ये उसका मीनिंग होता है। वह क्या है ये मीनिंग में लिखा जाता है। वह कौन है ये प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है ना। प्रस्तावना नॉर्मली जो है किसी टॉपिक के इतिहास से स्टार्ट होती है और निष्कर्ष तक आते आते जो है वो करंट उसमें समावेशित करके उसको एंड कर दिया जाता है। यानी स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन प्रस्तावना से यानी इतिहास से और उसको करंट में आकर के छोड़ दिया जाता है। इसलिए निष्कर्ष जो होता है वो इनोवेटिव होता है, उसमें कुछ नवाचार होता है, कुछ सुधारात्मक होता है, कुछ सुझावात्मक होता है ना। उसमें क्या क्या होता है, नवाचार, कुछ सुधार, कुछ सुझाव आपको दिए जाते हैं और उसको करंट से हम अपडेट कर देते हैं। इतिहास से स्टार्ट करके उसको करंट तक छोड़ देते हैं। वर्तमान में उसकी क्या जरूरत है, उसकी प्रासंगिकता उपयोगिता क्या है, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, यहां तक आते आते हम निष्कर्ष तक छोड़ देते हैं। यानी निष्कर्ष में जो है हमें 3-4 चीजें बतानी होती हैं। नई चीज उसमें बताएंगे, उससे संबंधित क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं, इस तरह से उसको बताया जाता है ना। कुल मिला के निष्कर्ष में करंट की चीजें ज्यादातर बतानी चाहिए, करंट से उसको अपडेट करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो वही चीज मैंने देखो यहाँ पर लिखी हुई है। 10 मार्क्स में जो प्रस्तावना लिखी जाती है वो जरूरी होती है और 3 से 4 लाइन की होती है, मैंने अभी बताया है ना। और जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, वो 2 से 3 लाइन का होता है, वो भी जरूरी होता है। दोनों चीजें 10 मार्क्स में जरूरी होती है, प्रस्तावना, निष्कर्ष। और ये मौलिक होनी चाहिए, अलग हटके होनी चाहिए, है ना। ये भी मैंने कल बताया था कि प्रस्तावना जो निष्कर्ष होते हैं उसको बच्चे हेडिंग लिख देते हैं कि प्रस्तावना और निष्कर्ष हेडिंग लिख, वो जरूरी नहीं है। हालांकि आप अगर ऐसा करेंगे तो उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन वो गैर जरूरी है। आप सभी में प्रस्तावना निष्कर्ष हेडिंग लिखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हमें पता है कि लिखना जरूरी नहीं तो हम क्यों लिखें, क्योंकि पहला जो पैरा होता है वो प्रस्तावना का होता है और लास्ट पैरा निष्कर्ष का होता है, ये सबको पता है। तो हम उस चीज को लिखे क्यों अनावश्यक, ठीक है। ये भी मैंने बताया था कल, यहां पर भी 7 मार्क्स में भी और यहां पर भी हम जो है एक लाइन लिखते हैं कि मौलिक अधिकार की गुण या विशेषताएं, लक्षण निम्नलिखित है ना। तो वो एक लाइन जो है खराब करने की जरूरत यहां पर भी नहीं है। हालांकि यहां पर लिखेंगे तो ठीक है, चल जाएगा, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 मार्क्स में चूंकि बहुत कम हमारे पास स्पेस रहता है तो वहां तो आप लिखो ही नहीं। यहाँ पर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस ज्यादा है। लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब इससे कोई अंतर नहीं आता है। एग्जामिनर को बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल नहीं है या हमारे लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, तो हम क्यों लिखें जब जरूरी ही नहीं है ना। लेकिन बच्चे लिखते हैं। तो उसका तरीका यह है कि डायरेक्ट जो है आप हेडिंग लिख दो जो भी लिखना चाह रहे हैं, और हेडिंग लिख करके उसके नीचे स्टार्ट कर दो पॉइंट डाल करके, है ना। प्रकृति के अनुसार आंसर की हेडिंग लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने बताया था कि 7 मार्कर्स जो होते हैं उनमें आपको आंसर में पॉइंट सीधे लिखना है, हेडिंग नहीं लिखना है। क्योंकि हेडिंग आप लिखेंगे तो उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करेंगे तो पॉइंट आपके कम हो जाएंगे, पॉइंट कम हो जाएंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। ज्यादा पॉइंट्स ज्यादा नंबर, कम पॉइंट्स कम नंबर, ऐसा है।
ज्यादा हेडिंग ज्यादा नंबर, कम हेडिंग कम, ये लॉजिक है ना, ये सिद्धांत है दिया, जिसमें बताया था 7 मार्कर्स में आपको 7 से 8 पॉइंट तो लिखना ही, 7 से 8 पॉइंट, और पॉइंट छोटे रहेंगे तो आसानी से जो 7 से 8 पॉइंट आप लिख लेंगे। पॉइंट आपने पता चला कि 2-2 लाइन के लिखे तो फिर 4 ही पॉइंट आप लिख पाए, एक लाइन के पॉइंट लिखेंगे तो 8 पॉइंट हो जाएंगे। तो वो लास्ट में देखता है यार पॉइंट इसने ज्यादा लिखे, मतलब अच्छा आंसर है। ऐसे ही हेडिंग की बात है, यहां पर हेडिंग लिखना है, 10 मार्क्स में आपको हेडिंग लिखना है और उस हेडिंग को बहुत संक्षेप में डिस्क्राइब करना है। यहां पर भी वही चीज है, अगर आपने एक हेडिंग को 3-4 लाइन में डिस्क्राइब कर दिया तो फिर आपके पास जगह ही कम बचेगी। आप पता चल कि 5 ही हेडिंग लिख पाए, उनको डिस्क्राइब कर पाए, है ना। क्या? हाँ, अब देखो क्या है, ये सब डिपेंड करता है मैटर पर, आपके पास मैटर कितना है ना। जगह भरने के लिए एक लाइन छोड़ देते हैं कि जगह, मतलब वो स्पेस बाद में नहीं ज्यादा खाली दिखे, है ना। अगर आपके पास मैटर है तो आप लाइन नहीं छोड़ो बीच में, मतलब हर उसमें लाइन छोड़ोगे तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। बीच बीच में ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा लग रहा है तो बीच में कोई लाइन छोड़ दो, है ना। लाइन छोड़ना मतलब वो खाना पूर्ति जैसा हो जाता है ना। और इसमें तो क्या है कि हमें कुछ ना कुछ डायग्राम वगैरह मैप वगैरह बनाना पड़ता है, तो स्पेस तो वैसे भी कम हो जाता है। हाँ, कुछ चीजें, कुछ ऐसे आंसर आपको लिखना पड़ेंगे जिसमें मैटर ही आपके पास कम है, तो फिर वहां पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बीच में छोड़ करके डायग्राम बीच बीच बना लो, है ना। डायग्राम बीच में बनाना है कि साइड में बनाना है, ये डिपेंड करता है आपके मैटर पर, है ना। कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क आपको करना है, तो आपके पास मैटर अगर भरपूर है तो आप डायग्राम या मैप या चार्ट साइड में बनाएंगे। आपके पास मैटर उतना नहीं है तो बीचों बीच बना देंगे तो स्पेस जो है कवर हो जाएगा। तो ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं ना। तो ये हो गया, यहां पर हेडिंग देना है, 7 मार्कर्स में पॉइंट देना है, पॉइंट दे करके और बीच में जो मेन वर्ड आता है उसको अंडरलाइन कर देना होता है। यहां पर हेडिंग दे करके उसको संक्षेप में डिस्क्राइब करना होता है। हेडिंग इस तरह की हेडिंग, गुण दोष विशेषताएं इस तरह की हेडिंग दी जाती है। क्वेश्चन की प्रगति के अनुसार आंसर की हेडिंग देना, अंडरलाइन करना है, उसमें समीक्षा है, आलोचनात्मक मूल्यांकन है, परीक्षण है, इस तरह की जो है उसमें क्वेश्चन रहते हैं, तो उनकी हेडिंग देते हुए आपको उसको डिस्क्राइब करना है। और हेडिंग का डिस्क्रिप्शन छोटा रखें जैसे मैंने बताया है, ताकि जो है पॉइंट और हेडिंग आपको ज्यादा लिखने में आ जाए। इसका एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए इसमें करीब 8 से 10 हेडिंग आपको देना है ना। 10 मार्क्स 10 हेडिंग, 7 मार्क्स 7 पॉइंट, है ना, ये फॉर्मूला। तो 8 से 10 पॉइंट आप जो देंगे, लेकिन सभी को डिस्क्राइब मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे, तो 8 आपने हेडिंग दे दी, उनको डिस्क्राइब कर दिया, फिर अन्य करके केवल उनकी हेडिंग लिख के आ गए, उनको डिस्क्राइब नहीं करना, तो वो भी चल जाएगा, है ना। 8 पॉइंट हमने लिखे और उनको डिस्क्राइब कर दिया, और अब ऐसा लग रहा है कि अब हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है, तो कुछ बिना डिस्क्राइब किए हेडिंग लिख करके आ जाए, है ना। लाइन से लिख दो, मान लीजिए आपके पास जो है 3-4 लाइन ही बचती हैं और 2 लाइन में आपको निष्कर्ष भी लिखना है, तो जो आपके पास स्पेस बच रहा है उसमें जो है आपको अन्य जो हेडिंग आपको याद आ रही है उनको अन्य करके लिख दो बिना डिस्क्राइब किए। तो उसमें क्या होगा कि आप 10 से 12 हेडिंग उनको बता पाएंगे, है ना, क्योंकि सभी डिस्क्राइब करना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि मैटर ज्यादा हो जाता है। लेकिन निष्कर्ष तो आपको लिखना ही, ऐसा नहीं कि आपने भूल ही गए, आप लिखे जा रहे हैं और आपको पता चला कि अब एक ही लाइन बची हुई है लास्ट में, निष्कर्ष लिख नहीं पाए, तो ऐसा नहीं करना। आपको जो है ध्यान रखना है कि लास्ट में जो है आपको कम से कम 2 लाइन तो बचानी है या 3 लाइन बचाना, 2 से 3 लाइन बचाना है, उसके ऊपर आपको ये चीजें हेडिंग वगैरह लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है ना। तो 8 से 10 जो है हेडिंग आपको देना है
और डिस्क्रिप्शन जो लिखें वो छोटा लिखें। डिस्क्रिप्शन में जो मेन वर्ड आता है उसको अंडरलाइन आपको करना है। अंडरलाइन जैसा मैंने कल बताया था, अंडरलाइन बहुत ज्यादा नहीं करना है, एक बार जो है करना है, एक बार ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे बार बार, नहीं तो ये भी दिक्कत वाला रहता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि पहचान चिन्ह के रूप में कभी कभी उसको मान लेते हैं, तो कॉपी चेक नहीं होती है आपकी, तो एक बार करें। जैसे वो कल पूछ रहे थे कि ऐसे हम करें क्या, ऐसे बॉक्स जैसी है ना, ऐसी ये है, तो ये भी अनावश्यक है। अनावश्यक क्यों है कि इसमें समय लगेगा। आप हर वर्ड मतलब बहुत सारे वर्ड को हमें अंडरलाइन करना है, तो सभी में जो है इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। एक लाइन खींचने में उतना समय नहीं लगेगा, इसमें समय लगेगा ऐसे, और मतलब उसका कुछ है नहीं। एक लाइन खींचेंगे तो भी उसको दिखना है, या बॉक्स बनाएंगे तो भी उसको दिखना है ना। तो एक लाइन खींचो और आगे बढ़ो, ज्यादा उसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से हो जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि प्रश्न की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, कुछ क्रिएटिव वर्क करना है। मतलब 7 मार्क्स में तो कुछ में ही करना है, सभी में नहीं करेंगे, लेकिन 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें सभी में कुछ ना कुछ जो है आपको करना है। वो कहां पर करना है ये आपके मैटर पर डिपेंड करता है। आपके पास जितना मैटर है उसके हिसाब से आपको करना है। बीचों बीच करना है या साइड में करना है ना। आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास मैटर कम है तो बीचों बीच कर दो, तो वो स्पेस जो है थोड़ा कवर हो जाएगा, है ना। तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसने तो कम लिखा है छोड़ दिया, है ना। लास्ट में ज्यादा स्पेस खाली नहीं छोड़ना है, उसको कवर करना है ना। ऐसे 2 पेज है तो अब पता चला कि आपने 1.5 पेज लिखा, आधा पेज जो है पूरा छूट रहा है, तो आधे पेज को भी किसी न किसी तरीके से पढ़ना, मतलब गैर जरूरी चीज नहीं लिखना है, गलत नहीं लिखना है, लेकिन हमें ऐसी रणनीति अपनाना है कि उसको ऐसा खाली खाली नहीं लगे। नहीं तो उसके दिमाग में आएगा इसने तो लिखा ही नहीं, मैटर ही नहीं है इसके पास, नंबर कैसे, है ना। तो इस तरह से मैनेज करते हुए हमें चलना है कि आपका जो आंसर है वो भरा भरा देखे, ज्यादा खाली नहीं देखे। मैटर उसको लगना चाहिए कि भाई मैटर इसने दिया है, लिखा। 10 मार्क्स में खास तक ध्यान, बाकी में तो खैर कोई दिक्कत आना नहीं, क्योंकि 7 मार्क्स में तो स्पेस ही कम है, तो उसमें तो आराम से भर जाएगा मैटर स्पेस, ठीक है। तो ये चीज करना है, डायग्राम, चार्ट, मैप, ग्राफ, पाई चार्ट, इनमें से जो भी जो है प्रश्न की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। क्योंकि हर क्वेश्चन में मैप नहीं बन सकता, हर क्वेश्चन में टेबल नहीं बन सकती, हर क्वेश्चन में पाई चार्ट नहीं बन सकता, हर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बन सकता, हर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बन सकता। प्रश्न की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये बनाना होता है, क्रिएटिव वर्क करना है। लेकिन 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनमें ये आपको जरूर करना है। मैंने फर्स्ट डे बताया था कि अभी से जो है इस पर आपको वर्क करना है। अभी से कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, उनको छांट करके अभी से तैयार कर लो, है ना। फर्स्ट डे बताया था कि उनको तैयार कर लो और उनमें जो चीजें आ सकती हैं वो चीज उसमें लिख लो, कंप्लीट कर लो, और उसमें करंट की कुछ चीज अगर आ सकती है तो वो भी जो है उसमें अपडेट कर लो करंट से। उसमें प्रॉपर जो है प्रस्तावना, निष्कर्ष, डायग्राम, चार्ट, पाई चार्ट जो उसमें आ सकता है, और करंट से चीजें जो अपडेट हो सकती हैं उसको करके ऐसा तैयार करके रख लो। ऐसे तैयार किए क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ गए और आपने वैसा लिख दिया तो आपको जो है 10 में से 8 मार्क्स मिल जाए। तभी मिल पाएंगे जब आपने ऐसा किया है और उसकी प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, है ना। तो ये है, क्योंकि 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं सिलेक्शन। ये मैंने बताया है कि ये जो एक्स्ट्रा वर्क जो हम करते हैं ये पेज के बीचों बीच नहीं करना है, अलग से करना है। इस यहाँ पर पेज का जो दाहिनी हिस्सा है यहाँ पर आपको ये करना है,
लेकिन जैसे मैंने बताया है, अगर आपके पास मैटर ज्यादा नहीं है तो उसको बीचों बीच फिर कर सकते हैं, क्योंकि पेज तो भरना है किसी तरीके से, है ना, तब ऐसा करें। अगर आपके पास मैटर अच्छा है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें हमें पूरा मैटर देना है, अच्छे से करने लिखना है, तो आपको जो है उसको साइड में लिखना पड़ेगा, बीच में नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी मेंस लिख रहे हैं उनको जो प्रैक्टिस करनी है वो उसी फॉर्मेट की कॉपी में करनी है जो फॉर्मेट आपको दिया गया है, आयोग ने जो जारी की है कॉपी का फॉर्मेट, उसका आप प्रिंट निकाल लें, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसका प्रिंट निकाल लें और पर डे उसी में प्रैक्टिस करें। रोज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट डे बताया था कि आप लोगों को पर डे जो है उसी फॉर्मेट की कॉपी में प्रैक्टिस करना है, 1 से 1.5 घंटे लिखना है, और बाद में एग्जाम के 15-20 दिन पहले 3-3 घंटे के आपको पेपर लिखना है, ठीक है? हाँ हाँ, उसमें क्या थोड़ा सा देखो, अगर मार्केट में कॉपी आ रही सेम फॉर्मेट की है तो उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि वो स्पेस का अंतर है, जैसे 2 लाइन है उसमें बीच में कितना स्पेस है, इसमें सेम स्पेस वही आ रहा है। अगर आपके पास जो कॉपी है या मार्केट्स में जो मिल रही है सेम फॉर्मेट की है तो उसमें लिख सकते हैं। नहीं, वो पता नहीं मार्केट में कौन सी कॉपी मिल रही है, तो अगर आप मिला लें सेम स्पेस की है, सेम फॉर्मेट है, तो उसमें लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं तो इसको अगर निकाल के लिखते हैं तो ज्यादा सही रहे, है ना, ठीक है। इसके बाद जो है कोई भी डेटा आप लिखते हैं उस डेटा का सोर्स आपको लिखना है, एथेंटिक सोर्स, है ना, और आंकड़े तो बतानी है, तथ्यात्मक जानकारी तो आपको देना है ना। तो जैसे इकोनॉमी में डेटा लिखना होता है तो जो भी आप डेटा उसमें लिखेंगे तो उसके ब्रैकेट में आपको सोर्स जरूर बताना है, और सोर्स जो है एथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी आपने बोल दिया वही सोर्स दैनिक भास्कर, नई दुनिया, है ना, तो ये सोर्स नहीं चलेंगे, है ना। सोर्स जो है ऐसे चलेंगे जो एथेंटिक सोर्स है, जैसे आर्थिक समीक्षा, नई आर्थिक समीक्षा 2024-25 की है, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, है ना, इंडिया या भारत 2025, या मध्य प्रदेश शासन की डायरी आती है उसमें डेटा रहते हैं, एथेंटिक डेटा रहते हैं ना, रोजगार समाचार, रोजगार निर्माण, तो ये जो डेटा होते हैं एथेंटिक डेटा होते हैं, उन्हीं को जो है आपको सोर्स में बताना है ना। ज्यादातर तो इकोनॉमिक्स में जो डेटा होते हैं हम आर्थिक समीक्षा से ही लेते हैं, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वहां से हम उठाते हैं, तो वो सोर्स आपको ब्रैकेट में लिख देना, तो उसको ऐसा लगता है कि इसने एथेंटिक सोर्स लिया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि गलत नहीं लिखना है, आपने उठाया कहीं और से और सोर्स लिख दिया आर्थिक समीक्षा तो ऐसा भी नहीं करें, क्योंकि उनको पता रहता है, क्योंकि वो इतनी सारी कॉपी चेक करते हैं उनको एक एक डेटा रट जाता है, तुरंत पकड़ लेते हैं कि देखो इसने ये गलत डेटा लिखा है, लगातार कॉपी चेक कर रहे हैं, सब में डेटा सेम है, एक में जो आर्थिक समीक्षा तो वही लिखी है लेकिन डेटा अलग आ रहा है, तो तुरंत वो काट देगा, इसने गलत डेटा लिखा। उनके पास रहता भी है, उनके पास जो मॉडल आंसर रहता है उसमें ये डेटा तो रहते ही रहते हैं, मेन जो डेटा है ये तो उनके पास रहेंगे, आर्थिक समीक्षा का डेटा उनके पास सब रहेगा। तो आपने उठाया कहीं और से वो डेटा और सोर्स में लिख दिया आर्थिक समीक्षा, उसका इंप्रेशन खराब पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है, गलत नहीं लिखना है ना। कई बच्चे क्या सोचते हैं, अरे वो तो कौन चेक करता है, ऐसे ही लिख दो, ऐसे तो ज्यादा नहीं ध्यान देते, लेकिन देते हैं। आपने जहां भी गलत लिखा नजर उनकी वहीं पड़ेगी, सही पर कम, गलत पर नजर ज्यादा पड़ेगी, तो इसलिए भूल करके भी गलत चीज आपको नहीं देना है ना। इंटरव्यू में हम बोलते हैं कि आपको इंटरव्यू में कोई गलत जवाब नहीं देना है, और यहाँ पे बोलते हैं कि गलत लिखना नहीं है ना। वही मैंने बताया था कि सरकार की आलोचना नहीं करना है ना, सकारात्मक या मध्य मार्ग अपनाना है, बहुत ज्यादा आलोचना नहीं, बहुत ज्यादा मतलब गलत चीज का सपोर्ट भी नहीं करना है ना। जो सरकार की वैसी चीजें हैं थोड़ा सा उनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कंक्लूजन जो लिखा रहता है वो सकारात्मक रहता है, जो निष्कर्ष लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव चीजें बताई जाती हैं, है ना। मतलब जैसे पिक्चर होती है ना,
पिक्चर में क्या होता है, बीच में सब चलता रहता है, मारपीट सब, है ना, और लास्ट में जो है सब कुछ सही हो जाता है ना, सब कुछ मामले रफा दफा हो जाते हैं और पिक्चर एंड हो जाती है, यानी उसको बोलते हैं हैप्पी एंडिंग, है ना। तो निष्कर्ष में भी है एंड हमें कैसे करना होता है, हैप्पी, है ना। निष्कर्ष की एंडिंग भी हैप्पी होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो इसमें अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े होते हैं, रिपोर्ट वगैरह जो होती है, उसमें हमें कोई सोर्स बताना होता है। एमपीजीके के आंकड़े, इसमें मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, ज्योग्राफी में कुछ भी आंकड़े होते हैं, रिपोर्ट होती है, उसमें आपको सोर्स देना होता है, वन रिपोर्ट, जैसे हम आंकड़े वन रिपोर्ट के देते हैं आंकड़े, तो इस तरीके से ये है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, एमपीपीएससी के मैं बात बता रहा हूं, एमपीपीएससी में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट देना जरूरी होता है। एमपीपीएससी फैक्ट की डिमांड करता है ना। यूपीएससी में उतने फैक्ट नहीं दिए जाते क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं ऐसे आते हैं। यहां पर क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं कि आपको फैक्ट देना ही पड़ेगा, तो बिना फैक्चुअल जानकारी के आप जो है एमपीपीएससी नहीं निकाल सकते, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस। यहां तक कि इंटरव्यू में फैक्ट पूछ लेते हैं हालांकि इंटरव्यू में फैक्ट नहीं पूछना चाहिए, लेकिन वहां भी फैक्ट पूछते हैं, डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेंगे इंटरव्यू यहाँ पर एमपीपीएससी में, है ना। तो प्री मेंस में तो क्या पूछते ही है ना। तो फैक्चुअल जानकारी आपको होना जरूरी है और क्वेश्चन के अनुसार जो है आपको फैक्ट देना है। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग फैक्ट दिए जाते हैं, है ना। तो फैक्ट का वही महत्व होता है हमारे मेंस में, हमारे आंसर में फैक्ट का वही महत्व होता है जो खाने में नमक का होता है ना। बिना नमक का जैसे हम खाना खाते हैं और बिना फैक्ट के हम कोई आंसर लिखें तो वही हो गया, है ना। बिना नमक का खाना खाओगे तो कैसा लगेगा, वैसे है कि बिना फैक्ट का कोई आंसर है। सब में अलग अलग फैक्ट रहते हैं, जैसे हिस्ट्री में हम कोई नाम लिखते हैं, डेट, कोई ईयर लिखते हैं, अलग डेट ईयर तो अन्य सब्जेक्ट में भी चलती है लेकिन हिस्ट्री में ज्यादा चलती है ना। तो वही मैंने इसलिए किया, आंसर में तथ्यात्मक जानकारी देना आवश्यक है। इंडियन पॉलिटी में अनुच्छेद दिए जाते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको अनुच्छेद देना जरूरी होता है। अनुच्छेद अगर नहीं देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। आर्टिकल आपको, इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो देना जरूरी है। जैसे संविधान संशोधन आपको पूछा गया है तो आपको संविधान संशोधन का तो आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा 368, उसके बिना तो आप काम नहीं चलेगा। मौलिक अधिकार कोई क्वेश्चन पूछा गया तो मौलिक अधिकार के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको लिखना पड़ेंगे। बीपीएसपी पूछा गया, है ना। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पूछी गई तो उसका आपको आर्टिकल लिखना जरूरी है। राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति पूछी गई, उसका मेन जो आर्टिकल वो लिखना पड़ेगा 161। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आता है जो संविधान से जुड़ा हुआ है, उसमें आपको आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए तो, नहीं तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में डेट आती है और ईयर उसमें लिखे जाते हैं। कोई युद्ध पूछा गया है, अब युद्ध में डेट ईयर आप नहीं लिखेंगे तो उसको कैसा लगेगा, है ना। कुछ इतने इंपॉर्टेंट युद्ध है जिसमें डेट भी आपको लिखना पड़ती है। डेट अगर आपको याद नहीं आ रही है तो ईयर ही लिख दो, ईयर तो लिखनी ही, लेकिन यही बताया कि गलत नहीं लिखना है ना। मतलब कभी जानबूझ के गलत नहीं लिखना है, गलती से मिस्टेक हो जाए तो बात अलग है ना, लेकिन आपको जानबूझ करके, आपको पता है कि भाई हम गलत लिख रहे हैं, लिख दो सोच के कि अरे चलो कौन देखता है इतना, तो ऐसा नहीं, देखते हैं वो, उनके नजर में तुरंत आ जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में आंकड़े लिखे जाते हैं, रिपोर्ट लिखी जाती है। एमपीजीएस में नए आंकड़े देना होते हैं। राजनीतिक विचारक जैसे कोई आता है तो उसमें जो है उनकी पुस्तकें और उनके ईयर्स लिखे जाते हैं। किसी राजनीतिक विचारक कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो है उनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, उनके जो ईयर्स हैं वो आपको लिखने होते हैं। निबंध, कल निबंध के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। निबंध के अंतर्गत हमें जो है कुछ विचारकों की कथन लिखने होते हैं, स्टेटमेंट बहुत सारे लिखे जाते हैं, बीच बीच में कुछ कविताएं लिखी जाती हैं। स्टार्ट हम कभी कभी कोटेशन से करते हैं, स्टार्ट हम किसी कविता से करते हैं,
स्टार्ट हम जो है किसी कहानी से करते हैं, है ना। निबंध की प्रकृति के अनुसार जो है स्टार्ट किया जाता है। निबंध मतलब निबंध का जो विषय है उसकी जो प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग जो है निबंध की हम स्टार्टिंग करते हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था कि मैंने निबंध का एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, उसमें मैंने 6 प्रकार से निबंध स्टार्ट हम कर सकते हैं वो तरीका बताया था। अलग अलग विषयों से संबंधित जो निबंध होते हैं उनको हम 6 प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो तरीके मैंने बताए थे। कुछ निबंध हम कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, कुछ निबंध हम कविता से स्टार्ट करते हैं, कुछ निबंध हम कहानी से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से अलग अलग निबंध जो है अलग अलग तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग बहुत जोरदार होनी चाहिए निबंध में। यही है, निबंध में अगर आपको मार्क्स लाना है तो आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टार्टिंग और एंडिंग, बीच में तो खैर सब वही चलता रहता है, घालमेल चल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग अगर अच्छी है तो मार्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगी, उसके लिए लिखना पड़ेगा, तब आप जो है उसको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे निबंध। तो उसकी पहले से तैयारी आप लोगों को करना पड़ेगी। फिर यहाँ पर मैंने लिखे हैं 10 मार्कर्स जो प्रश्न है उनको कैसे पूछा जाता है, उनके क्या टाइप्स हो सकते हैं। अलग अलग टाइप से जो है 10 मार्कर्स पूछे जाते हैं और उनमें क्या लिखना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रश्न के लास्ट में जो है वो लिख देते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन, परीक्षण, व्याख्या, विवेचना, है ना, समालोचना, इस तरह से। तो किसमें हमें क्या लिखना चाहिए वो मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया, है ना। जैसे व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए, ये है। तो इसमें क्या लिखना है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर हम कैसे लिखें, है ना। ये लगभग सिमिलर होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, वर्ड का अंतर होता है, लिखने का तरीका सेम होता है। तो उसमें प्रश्न संबंधित सभी पहलुओं का वर्णन किया जाता है ना। प्रश्न के सारे जो एस्पेक्ट हैं उनको जो है हम लिख देते हैं, उनका वर्णन कर देते हैं, ठीक है। तो ये वर्णन है ना, विश्लेषण नहीं है। वर्णन विश्लेषण में अंतर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन आपको पूछा गया तो मौलिक कर्तव्य जो है वो आपको बता देना है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहां पर है, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, हो गया वर्णन। वर्णन, व्याख्या, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए। इसके बाद आता है विश्लेषण, जैसे मैंने बताया एनालिसिस, है ना। इसमें क्या होता है, विषय पर ऐसे तथ्यों का वर्णन जो प्रत्यक्ष उल्लिखित नहीं है। वर्णन में जो है वही हम बता रहे हैं, जो दिया गया है उसी को हम उल्लेख कर देते हैं, तो वो हो गया वर्णन। उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, जो मौलिक कर्तव्य है मौलिक कर्तव्य बता दें। इसमें ऐसे तथ्य हमें बताने होते हैं जो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित नहीं है, यानी उनको जो है हमें उदाहरण दे करके बताना है। कुछ एग्जाम्पल दे करके जब हम समझाएंगे तो वो विश्लेषण हो जाता है, एनालिसिस है ना? उसके अंदर की चीजें हमें बताना है, कुछ नए एग्जाम्पल दे करके बताना है ना। तो वो हो जाएगा क्या, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए, मतलब ये हो जाएगा विश्लेषण। जैसे मौलिक अधिकारों के महत्व का विश्लेषण आपको आता है तो उसमें जो है मौलिक अधिकार बताते हुए आपको कुछ एग्जाम्पल देकर के जो है उसको समझाना पड़ेगा। ये वर्णन और विश्लेषण में अंतर होता है। वर्णन मतलब ए टू जेड उसको हमने बताया, विश्लेषण में क्या करना है, उसके अंदर की जो चीजें हैं उसका उल्लेख करते हुए और कुछ एग्जाम्पल देकर के हमें उसकी व्याख्या कर देना है, उसको स्पष्ट कर देना है। गुण दोष तो खैर इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, पॉइंट में आपको या हेडिंग में उनको बता देना है। गुण दोष में एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग, है ना, हेडिंग देकर के इनको लिखना है। महत्व भूमिका, स्वयं सहायता समूह की भूमिका बताना, इसमें भी हेडिंग, एक एक हेडिंग देकर उसको डिस्क्राइब कर देना है। 7 मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट पॉइंट बता देना है ना। तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं होता। फिर आता है कार्य या उपयोगिता, इसमें भी कोई खास पंचायती राज के कार्य आपको पूछे गए हैं, एक एक हेडिंग देकर के उसको डिस्क्राइब करते जाना है ना।
कार्य, उपयोगिता, भूमिका, प्रासंगिकता, है ना, महत्व, ये सब वही है। कार्य, इसी को हम भूमिका भी बोलते हैं, महत्व भी बोलते हैं, प्रासंगिकता भी लिख देते हैं। उसका सभी का मतलब है। उपलब्धियां, इसमें भी वही है, हेडिंग दे करके एक एक हेडिंग दे उसको डिस्क्राइब कर देना है, इसमें कुछ अलग से आपको नहीं लिखना। लक्षण विशेषताओं में भी वही है, एक एक की हेडिंग देते हुए आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं और यही ज्यादातर आपके एमपीपीएससी में पूछी जाती हैं चीजें, है ना। अब थोड़ी सी चीजें आगे में अलग बता रहा हूं। ये है, देखिए, ये है समीक्षात्मक या आलोचनात्मक मूल्यांकन। समीक्षात्मक मूल्यांकन या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जैसे इसमें मैंने कहा कि एनजीओ की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, है ना। तो 3 चीजें हो गई इसमें, 4 चीजें, सॉरी। एनजीओ की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इसमें 4 चीजें आपको बताना है। पहले एनजीओ बताएंगे, एनजीओ क्या होता है, फिर एनजीओ की भूमिका बताएंगे, फिर उसकी आलोचना करेंगे और फिर लीपापोती करेंगे, है ना। जो हमने आलोचना की है उसको जो है हम जस्टिफाई करें। तो आलोचना का जस्टिफाई होता है मूल्यांकन, उसको हम कहते हैं लीपापोती कर दिया, बोल दिया कि भाई ऐसा है, बोल दिया नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है ना, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसमें क्या है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं का उल्लेख करना है, का उल्लेख करते हुए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना है, उसकी वर्तमान प्रासंगिकता बताना। मतलब अपना दृष्टिकोण किस तरह का, सकारात्मक दृष्टिकोण। पहले हमने बता दिया कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, और लास्ट में जो है हमें अपना जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट करना है और उसकी जो है वर्तमान में क्या उपयोगिता है वो बताना है। तो ये हो जाता है आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो आ गया समझ में, किसी चीज का आलोचनात्मक मूल्यांकन आता है तो पहले उस चीज को हम बताएंगे, फिर किसकी आलोचना, भूमिका की आलोचना करना है तो उसकी भूमिका बताएंगे, फिर आलोचना, और फिर जो है उसको हम जस्टिफाई करते हैं कि जो आलोचना की जा रही है उस वास्तव में सही नहीं है, इसमें ये चीजें प्रॉपर हैं और इसकी वर्तमान में ये उपयोगिता है, वर्तमान प्रासंगिकता है। लास्ट में जो है आपको उसकी वर्तमान प्रासंगिकता निष्कर्ष में देना होती है, एंड करना है। इसमें बताया था हैप्पी एंडिंग की जाती है। फिर आता है परीक्षण। परीक्षण में क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का परीक्षण की जैसा आता है, तो पक्ष तथा विपक्ष का उल्लेख करते हुए हमें पक्ष का समर्थन करना है, उसके पक्ष में बात करना है, उसके विपक्ष में बात करना है, और उसका जो पक्ष है यानी सकारात्मक पक्ष है उसका हमें समर्थन करना है। विवेचना में भारत निर्वाचन आयोग के कार्य की विवेचना करना। विवेचना में क्या होता है, सिर्फ सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं का उल्लेख करना है। विवेचना के अंतर्गत दोनों चीजें जो है हमें बताना हो, सकारात्मक ये है, नकारात्मक ये है विवेचना, है ना। इसमें मूल्यांकन नहीं है, इसमें केवल बताना है कि भाई इसमें ये चीज सकारात्मक है और ये चीज नकारात्मक है, ठीक है। तो ये होती है विवेचना, है ना। तो यहां तक हो गया। इसके बाद लास्ट है ये विचारक के कथन की व्याख्या आ जाती है। किसी भी विचारक का कोई कथन पूछ लिया गया, कोई कोटेशन पूछ लिया गया है, नॉर्मली जैसे सोशियोलॉजी है, इसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या आएंगे, और पॉलिटी में भी जो है कोई विचारक दे दिया, उसका कोटेशन पूछ लिया गया, उसमें तो विचारक है ही। और आपका जो एथिक्स का पेपर, इसमें थिंकर है, फर्स्ट पार्ट एथिक्स का, वहां पर भी जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें जो है उस कथन को हमें उदाहरण देकर के बताना है, और इस तरह के जो कोटेशन होते हैं उनको जो हम एक्सप्लेन करते हैं तो पैराग्राफ में इनको लिखा जाता है। हमेशा किसी विचारक के कोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें पैराग्राफ लिखना होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट में कैसे लिख पाएंगे, है ना। एनालिसिस जो होता है, विश्लेषण जो होता है, वो हमेशा पैराग्राफ में ही लिखा जाता है ना। तो किसी विचारक का अगर आपको कोटेशन
पूछा जाता है, उसको उसकी व्याख्या पूछी जाती है तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे और उसको जो है एक्सप्लेन करना है, उसका मीनिंग क्या है, यानी उसका क्या मत है, उसको आपको समझाना है। जैसे पिछले बार रजनी कोठारी कोटेशन आया था, पॉलिटी में आया था, भारतीय राजनीति जातिवादी है और जाति राजनीतिकृत है, ऐसा करके आया था। ये रजनी कोठारी कोटेशन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया था। उसने हालांकि रजनी कोठारी नाम नहीं दिया था, सीधा कोटेशन ही पूछ लिया था। शायद 2021 में आया। भारतीय राजनीति जातिवादी है और जाति राजनीतिकृत है, ऐसा पूछा गया। तो इसको एक्सप्लेन करना है। पहले आपको इसमें बताना है कि भारतीय राजनीति जातिवादी, इसको आपको बताना, फिर एग्जाम्पल देना पड़ेंगे भाई कैसे है आप बता। फिर दूसरा जो पार्ट है जाति राजनीतिकृत है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर लास्ट में दोनों को मर्ज करके हम उसकी व्याख्या कर देंगे कंक्लूजन में। तो इस तरीके से जो है कोटेशन उनको एक्सप्लेन किया जाता है। उसमें खास तौर से हमें उसका मीनिंग बताते हुए कुछ एग्जाम्पल से उसको जो है क्लियर करना होता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह क्वेश्चन पॉलिटी, सोशियोलॉजी और एथिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वहां से जो है इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाए। ठीक, तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है सेशन। इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को डाउट रहता है लिखने के संबंध में, किसी तरह का कोई डाउट रहता है मेंस के लिए, तो कांटेक्ट कर सकता है, मिलने के लिए आ सकता है ना। आने से पहले जो है फोन कर ले तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब मैं नहीं मिल पाऊँ, कभी टाइम नहीं रहे, एक बार कॉल करके आ जाए। और कोर्सेस अगर किसी को लेना है, ऑनलाइन कोर्सेस, ऑफलाइन कोर्सेस चल रहे हैं हमारे, खासतौर से ज्यादातर बच्चे जो नए सब्जेक्ट हैं, उनके अगर किसी को कोर्स लेना है, ऑनलाइन खरीदना है तो वो ले सकते हैं। सोशियोलॉजी का है, उद्यमिता वाला कोर्स है, इकोनॉमी का भी नई आर्थिक समीक्षा नए बजट के अकॉर्डिंग जो है भी स्टार्ट किया है। 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग सारे उसमें डेटा अपडेट हो रहे हैं, तो वो अगर कोई लेना चाहे ले सकता है। टेस्ट सीरीज चल रही है, वो कोई अगर यहाँ आके देना चाहे या ऑनलाइन लेना चाहे टेस्ट सीरीज तो ले सकता है। उसमें सारे आप बताएंगे तो उसका डिस्काउंट वगैरह जो भी होगा। तो इस तरीके से जो है किसी को कुछ भी अगर चाहिए है, नोट्स चाहिए है, बुकलेट्स आ रही हैं, मेरी बुकलेट मार्केट में भी मिल जाती है, यहाँ भी मिल जाती है। यहाँ से लेंगे तो थोड़ा बहुत कम में हो जाएगा, मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा लगेंगे पैसे। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए है वो पूरी हेल्प आप लोगों को दी जाएगी। बस आप लोगों को मेहनत करना है और सिलेक्शन लेना है ना। हमारा पूरा सपोर्ट है, आप लोगों का सिलेक्शन हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, जय हिंद। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ हाँ ठीक है। नहीं, फ्लो चार्ट आपको बड़ा नहीं बनाना, वही तो मैंने, फ्लो चार्ट जो है आपको साइड में छोटा बना देंगे तो ज्यादा सही। जैसे अब आजकल बच्चे कर रहे हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी लोगों को वो करते हैं, वो तीर कमान बना देते हैं ना, ऐसे है ना, ऐसे किया और ऐसे बना देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इससे कुछ नहीं होता है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे बोलते हैं सर हमें तो इंस्टीट्यूट में वो ऐसा बोलते हैं टेस्ट सीरीज में कि ऐसा करो, तो इससे कुछ क्या फर्क पड़ेगा, कंटेंट तो वही है। डायग्राम बनाना एक अलग चीज, ये तीर कमान बनाना एक अलग चीज ये तो जगह बनना है ना। डायग्राम बनाओ, डायग्राम मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कल जैसे नातेदारी का बताया था, अब आप बुक में देखो तो नातेदारी का डायग्राम मैंने बना के बताया। तो पहले विवाह हुआ, फिर विवाह बता दिया है ना, फिर परिवार बना विवाह से, फिर नातेदारी। तो विवाह में क्या होता है, विवाह के माध्यम से यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। फिर संतानोत्पत्ति लिख दिया हमने, फिर परिवार बन गया, फिर परिवार के माध्यम से संबंध बनते हैं,
विवाह संबंध बनते हैं, रक्त संबंध बनते हैं, इसके जरिए फिर नातेदारी का विकास होता है। तो इस तरीके से पूरा एक डायग्राम ऐसा बनाना, तो उससे क्या है कि उसको एकदम समझ में आ जाएगा, डायग्राम ही देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि नातेदारी इस तरह से ऐसे। तो वो कुछ क्रिएटिव काम करना है। अब ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, बताया है, तो ये डायग्राम आपको कहीं बना हुआ नहीं मिलेगा, मैंने खुद सोचा है। नातेदारी की जो श्रेणियां हैं, तृतीयक श्रेणी पूछी गई थी इस बार, तो आप बुकलेट में देखेंगे तो वो डायग्राम मैंने बनाया है उसका, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा डायग्राम, मैंने खुद सोच के बनाया है कि इस तरह से डायग्राम इसका बन सकता है। तृतीयक श्रेणी में, द्वितीयक श्रेणी में, प्राथमिक श्रेणी में डायग्राम बना हुआ है बुकलेट में। तो इस तरह के डायग्राम आप बनाएंगे तो उसके दिमाग में आए कि यार ये तो बहुत अलग हट के बनाया है, और वो बहुत छोटा बनाए, साइड में बना दे, है ना। वो स्पेस का यूटिलाइजेशन आपको करना है, मतलब टाइम मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंस में, है ना। वो आपको सीखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा कि कैसे जो है कहां पर हम क्या चीज फिट करें। बहुत ज्यादा स्पेस आपको बर्बाद नहीं करना है और छोड़ना भी नहीं है ना। एकदम व्यवस्थित आपको आंसर लिखना है। एक चीज और इम्पोर्टेंट, कल वो पूछ भी रहे थे मेरे से कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या बोलते हैं, जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, जैसे मध्य प्रदेश तो मापरा लिख दिया, तो बोले वो काट देते हैं, जैसे ऐसा है ऐसा, तो बोले गोला लगा देते हैं, पूरा लिखो आप। अब इसका क्या मतलब, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना भाई। आप मध्य प्रदेश ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब बोलते हैं कि हम टेस्ट सीरीज जैसे देते हैं तो लोग जो है गोला लगा, नहीं आप पूरा लिखो, नंबर कट जाएंगे। ये तो फालतू की चीजें हैं, क्यों नंबर कटेंगे भाई। मध्य प्रदेश जो है, जब भाई शॉर्ट फॉर्म चले हैं तो लिखने के लिए चले हैं ना, फिर क्यों चले हैं शॉर्ट फॉर्म। अब आप देखो पूरे क्वेश्चन से मध्य प्रदेश कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप सब जगह मध्य प्रदेश पूरा पूरा लिखेंगे तो आपको कितना समय लगेगा, स्पेस कितना लगेगा। उसकी जगह आप मापरा लिख देंगे तो कितना समय आपको बचेगा, स्पेस बचेगा। तो लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या परेशानी है भाई। शॉर्ट फॉर्म जो चलाए गए हैं तो इसलिए तो चलाए गए हैं कि भाई हम कम समय में ज्यादा मैटर लिख पाए। इसी को कहते हैं गागर में सागर, गागर में सागर तभी भर पाएंगे जब आप शॉर्ट फॉर्म यूज करें। जैसे IMF है तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आपने ऊपर लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया IMF, बस आगे IMF लिखते रहो, लेकिन ऊपर एक बार बता दो कि हम IMF किसके लिए लिख रहे हैं, है ना। IMF का कोई क्वेश्चन आता है या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, तो एक बार आपको ब्रैकेट में लिख देना, फिर आप लगातार IMF लिखो। नहीं तो आप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आप बार बार लिखेंगे तो कितना समय लगेगा आप सोचो, है ना। तो इस तरीके से अब जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको आप DPSP लिख सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा स्टार्टिंग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ब्रैकेट में लिख देंगे DPSP। DPSP मतलब इंग्लिश में नहीं, हिंदी में DPSP लिखते रहो। कुछ प्रचलित टर्म है उनको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, अपने तरीके से आप जो है कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बना सकते, है ना। जैसे FDI है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आपने लिख दिया और ब्रैकेट में ऊपर लिख दिया FDI, फिर FDI आप लिखते हो ऐसे। तो ये यूज कर सकते हैं, इनका फायदा मेंस में मिलता है, उसका फायदा उठाना चाहिए। गैर जरूरी चीजें जो बताते रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक मेंस नहीं लिखा है लेकिन कॉपी चेक कर रहे हैं, मार्केट में ही चल रहा है, पेपर सेट कर रहे हैं, मॉडल पेपर बना रहे हैं, मॉडल आंसर बना रहे हैं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे और वो ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा करो। मुझसे ज्यादा तो बच्चा जो टेस्ट लिख रहा है उसको ज्यादा नॉलेज है, उसने ज्यादा मेंस दिए, इंटरव्यू दिए। जो कॉपी चेक कर रहा है उसको नॉलेज कम है। ये मार्केट की स्थिति में बता रहा हूँ, ताजा स्थिति अभी ये है। जो मेंस, जो इंटरव्यू जो टेस्ट लिख रहा है उसको ज्यादा नॉलेज है जो चेक कर रहा है उससे। ये है, मतलब एक बच्चा है जिसने 4 मेंस दिए और एक ने पता चल एक ही दिया है या एक भी नहीं दिया है, फिर उसकी कॉपी चेक कर रहा है, तो क्या कॉपी चेक करेगा, क्या उसको फीडबैक देगा, क्या उसको सजेशन देगा, आप सोचो। और यही चल रहा है, सजेशन उल्टे सीधे दिए जाते हैं, तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि यार ये ऐसा बोल रहे हैं, हमने तो ऐसा सुना है।
तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, मतलब मिसगाइड वाली स्थिति है ना। तो आप लोग मिसगाइड नहीं हो, जो मैंने चीजें बताई हैं उनको फॉलो करें। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आगे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है।